नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई के इस टॉपिक में देखें तो सिंचाई की सामान्य जानकारी, विभिन्न फसलों की जल मांग एवं प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं, इसके बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और आज का मोस्टली टॉपिक है हमारा सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियों की बात करें तो मुख्य रूप से यह 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सिंचाई की विधियां कितनी है? जैसे 4 प्रकार की। सबसे पहले है पृष्ठीय या खुली सिंचाई विधि, दूसरी है अधोपृष्ठीय या भूमिगत सिंचाई विधि, तीसरी है फुहारा या स्प्रिंकलर मेथड, और चौथी है बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन मेथड। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय या खुली सिंचाई विधि। यह इस विधि में मुख्य रूप से खुले रूप से धरातल पर या भूमि में सिंचाई की जाती है और यह हल्की व भारी सभी प्रकार के मृदाओं हेतु उपयुक्त है तथा समतल क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह विधि मुख्य रूप से कहाँ अपनाई जाती है? समतल क्षेत्रों में। अब खुली सिंचाई विधि के अनेक प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे बाढ़कृत प्रवाह विधि या फ्लड विधि। पृष्ठीय खुली सिंचाई विधि की उपविधियों में सबसे पहले कौन सी है? जैसे बाढ़कृत प्रवाह या फ्लड विधि। अब देखिए, बाढ़कृत का इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लड मेथड। इसमें सीधे जो भी क्षेत्रफल होता है या जो मुख्य खेत होता है उसमें खुले रूप से पूरे खेत में समान रूप से जल छोड़ा जाता है, जैसे बाढ़ के समान। यह विधि उन क्षेत्रों में उपयुक्त है, यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध हो? जल, या जल की उपलब्धता आसानी से भी हो व सस्ते रूप से जल उपलब्ध हो। और जैसे एग्जांपल देखें तो मुख्य रूप से यह कहाँ अपनाई जाएगी? नहरी क्षेत्रों में। ठीक है, यह ढलान वाले क्षेत्रों हेतु अनुपयुक्त मानी जाती है क्योंकि जो भी पृष्ठीय सिंचाई विधियां होती है हमेशा समतल क्षेत्रों में, और उनमें भी जो बाढ़कृत विधि होती है वो मुख्य रूप से संपूर्ण समतल क्षेत्र में अपनाई जाती है। और इसमें समतल क्षेत्रों में प्रवाह रूप से या बाढ़कृत रूप में क्या छोड़ा जाता है? जल। देखिए, यह विधि ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। धान, जूट, बरसीम आदि हेतु क्या मानी जाती है? उपयुक्त। बाढ़कृत विधि निम्न में से कौन सी फसल की सिंचाई हेतु उपयुक्त मानी जाती है? तो सबसे मोस्ट है धान। इसके अलावा जूट, बरसीम आदि में भी ये उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि की कमी यह है कि इसमें सर्वाधिक पोषक तत्व व जल की हानि होती है। सर्वाधिक पोषक तत्वों की हानि व सबसे ज्यादा जल की हानि भी कौन सी विधि में होती है? बाढ़कृत या प्रवाह विधि में। और जो पोषक तत्व है जल की हानि, पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व सबसे ज्यादा किस रूप में? निक्षालन के रूप में। पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा हानि किसके रूप में होती है? निक्षालन के रूप में। यानी कि एक तो होता है अंतःस्रवण या अंतःस्पंदन, यानी कि सिंचाई जल का भूमि में क्या करना? प्रवेश करना। फिर है अंतःस्रवण, सिंचाई जल का गुरुत्वीय बल के विपरीत या पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर चला जाना, वो क्या कहलाएगा? अंतःस्रवण। फिर है देखो निक्षालन, या इसे लीचिंग भी कह सकते हैं। अतिरिक्त सिंचाई जल के साथ जब अधिक मात्रा में सिंचाई जल की पूर्ति की जाती है तो सिंचाई जल के साथ पोषक तत्व घुलकर पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षालन। तो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की हानि कौन सी विधि में होंगी? बाढ़कृत या प्रवाह विधि में। खुली सिंचाई विधि की कौन सी में? बाढ़कृत या प्रवाह विधि में। और सबसे ज्यादा जल का प्रयोग भी कौन सी विधि में किया जाता है? बाढ़कृत या प्रवाह विधि में। सबसे कम जल उपयोग दक्षता भी किसकी होगी? बाढ़कृत या प्रवाह विधि में। सबसे ज्यादा होती है ड्रिप इरिगेशन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जल की हानि, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की हानि दोनों कौन सी विधि में? बाढ़कृत या फ्लड विधि में। दूसरी विधि है सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि यानी कि इसमें जो मुख्य खेत होता है उसको छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं और फिर समान रूप से क्या छोड़ा जाता है? उसमें जल। जैसे एग्जांपल, यह विधि चारागाह की सिंचाई हेतु उपयुक्त मानी जाती है और यह बालू मृदाओं हेतु अनुपयुक्त है। बालू मृदाओं की सिंचाई करने तो यह विधि क्या मानी जाएगी? अनुपयुक्त। तीसरी विधि है जैसे सर्ज विधि, यह थोड़ी कम इंपोर्टेंट है। यह विधि ऑन या ऑफ मोड पर आधारित है और गुरुत्वीय जल पर आधारित विधि है। गुरुत्वीय जल का मतलब है कि जैसे ढलान में जल को छोड़ा जाता है फिर उसके प्रवाह को बंद कर दिया जाता है, तो इसे ऑन ऑफ
एक बार जल को छोड़ा जाता है, फिर उसके प्रवाह को बंद किया जाता है, फिर आगे तक जल जैसे ढलान में या ढलान की तरफ आगे की तरफ जल जाता जाता है और सिंचाई की पूर्ति करता रहता है। ठीक है। फिर अगली विधि है क्यारी विधि या चेक बेसिन विधि या चौकेबार विधि। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी पृष्ठीय सिंचाई विधियों में सर्वाधिक प्रचलित है। पृष्ठीय या खुली सिंचाई विधियों में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है? क्यारी विधि, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं चेक बेसिन, या फिर इसका दूसरा नाम है चौकेबार विधि। तो खुली सिंचाई विधियों में सर्वाधिक प्रचलित विधि है क्यारी विधि। यह सभी प्रकार के मृदाओं व सघन फसलों हेतु उपयुक्त मानी जाती है। सभी प्रकार की मृदाओं में सिंचाई हेतु भी और सघन फसलों जैसे गेहूं है, कपास है, मूंगफली है आदि फसलों की सिंचाई हेतु उपयुक्त मानी जाती है, जिनकी सघनता से बुआई की जाती है, पौधों की संख्या अधिक हो। मोस्टली देखा जाए तो गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि, यह भी जेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो कौन सी मानी जाएगी? क्यारी विधि या चेक बेसिन। अब इसका एक मुख्य कमी है कि इस विधि में जो खेत का अधिकांश भाग है वो मेड बनाने में व्यर्थ हो जाता है, वह श्रमिकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि है क्यारी विधि और खुली सिंचाई विधियों में सबसे प्रचलित विधि भी है क्यारी विधि। आगे है नाली या ट्रेंच विधि। नाली विधि, ट्रेंच विधि या फैरो विधि। इसमें मुख्य रूप से नालियों व मेड़ों पर क्या बोई जाती हैं? फसलें। इन फसलों की बुआई मुख्य रूप से या तो नालियों पर की जाती है, नालियों में, या ट्रेंच या फिर किसके ऊपर की जाती है? मेड के ऊपर फसलों की बुआई की जाती है। और उदाहरण जैसे गन्ना है, आलू है, शकरकंद है, प्याज है, मूली है आदि में कौन सी सिंचाई की विधि अपनाई जाती है? नाली या ट्रेंच विधि। या इसकी बुआई का तरीका भी मेड या नालियों पर। इस विधि में सिंचाई करने से लवण सारी मृदाएं बनती है कि जैसे नाली विधि में सिंचाई करेंगे तो नाले में जल छोड़ा जाएगा तो मेड के ऊपर क्या एकत्रित हो जाते हैं? लवण एकत्रित हो जाते हैं। तो लवण सारी मृदाओं को प्रेरित करने वाली खुली सिंचाई विधियों में कौन सी है? नाली या ट्रेंच विधि। और अगर जल की हानि की बात करें तो सबसे ज़्यादा जल की हानि होगी बाढ़ग्रस्त में, फिर इसमें सीमांत में, फिर क्यारी विधि में, फिर इससे कम इसमें, और फिर ये दोनों हैं बागवानी फल वृक्ष हेतु। ठीक है। तो लवण सारी मृदाएं कौन सी सिंचाई विधि में बनेंगी? अगर पृष्ठीय सिंचाई विधियों की बात करें तो नाली या ट्रेंच विधि में। ठीक है। फिर देखो थाला विधि। थाला विधि, वलय व अंगूठी विधि, ये दोनों ही फलदार पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोनों सिंचाई की विधियां किसके लिए उपयुक्त मानी जाएंगी? फलदार पौधों की प्रभावी विधियां, ये खुले रूप से जो सिंचाई करते हैं उनके लिए काम में लेते हैं, न कि फसलों के लिए। तो थाला विधि की बात करें तो यह फल वृक्षों में अपनाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें जल सीधे पौधे के तने के संपर्क में रहता है। इसमें जल सीधा कहाँ रहता है? पौधे के तने के संपर्क में। और इसमें क्या होता है कि जल सीधा पौधे के तने के संपर्क में आएगा तो एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग फैलने की संभावना अधिक रहती है। और शुरुआत में जैसे एक पंक्ति में सिंचाई की जाती है, जैसे इस प्रकार है, एक ये है गमला और एक ये है, ये पौधा लगा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? जल। ये तो किस में होता है इस प्रकार का पैटर्न? तो थाला विधि में। और ये पौधा लगा है, इसके अंदर फिर ये, और बीच में सेंटर में क्या लगा होता है? पौधा। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसमें क्या भरा होता है? जल। और वो इस प्रकार यूं लाइनों में ऐसे पौधे लगे होते हैं, ऐसे दो पंक्तियों में। इस तरफ भी जल का प्रवाह है और इस तरफ भी जल का प्रवाह है। ये तो विधि कौन सी होती है? वलय विधि। और ऐसे दो लाइनों के मध्य एक प्रवाही लाइन ढाली जाती है, जिसके कारण से दोनों तरफ के पौधों में क्या हो जाए? सिंचाई। और पौधे के तने के पास क्या होती है? मिट्टी, जिससे कि जल पौधे के संपर्क में नहीं आने से कवक जनित रोगों का प्रकोप कम। और इसमें क्या होता है? ऐसे इस प्रकार एक ही प्रवाही लाइन होती है, ऐसे सीधी। और जो पौधा होता है उसके तने के संपर्क में सीधा क्या आता है? जल। सीधा जल संपर्क में आने के कारण से कवक जनित बीमारी इस पौधे से इसमें, फिर इस पौधे से इसमें, इस प्रकार एक पौधे से अनेक पौधों में फैल जाती है। शुरुआत वाले पौधे में सिंचाई अधिक होती है और अंत वाले पौधे में सिंचाई की मात्रा कम होती है। तो ये तो पैटर्न किसका है? थाला विधि का। और ये वाला किसका है? वलय या अंगूठी विधि का। ठीक है। तो थाला विधि व वलय दोनों किसके लिए अपनाई जाएंगी? फल वृक्षों के। दोनों में डिफरेंट देख ले। इसमें जल
या जल सीधा किसके संपर्क में आएगा, पौधे के तने के संपर्क में आएगा, और पंक्ति के प्रथम पौधे में सिंचाई अधिक और अंत वाले पौधे में सिंचाई कम। अगर एक पौधा कवक जनित रोगों से ग्रसित है तो अन्य पौधों में भी क्या होगा, रोग फैलेगा, इसलिए कम उपयुक्त मानी जाती है। दूसरी है वलय या अंगूठी या रिंग विधि। ठीक है, यह फल वृक्षों में सिंचाई की आधुनिक विधि है। अगर वर्तमान में सिंचाई की प्रवाही विधियों में से प्रवाही विधि काम में ली जाती है तो वो कौन सी उपयुक्त मानी जाएगी, उसके लिए वलय। वरना फल वृक्षों की सिंचाई के लिए जल बचत की सबसे उपयुक्त विधि है, या फल वृक्षों में जल बचत हेतु सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है ड्रिप इरिगेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। और खुली सिंचाई विधियों में है वलय विधि। यह थाला विधि की तुलना में क्या मानी जाती है, उत्तम। और उत्तम कैसे, एक पंक्ति के दोनों या एक प्रवाह लाइन के दोनों तरफ क्या लगाए जाते हैं, पौधे। यही से ये भी कह सकते हैं दो पंक्तियों के मध्य एक प्रवाह लाइन, और इस प्रकार पौधे जुड़े होते हैं ऐसे आगे, इस प्रकार। और इसमें जो पौधा होता है उसके तने के चारों तरफ क्या होती है, मिट्टी, और फिर ये जो थाला होता है उसके बीच में क्या भरा होता है, जल, जिससे कि जल तने के संपर्क में नहीं आने से कवक जनित रोग उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इसको उत्तम माना जाएगा वलय विधि को। ठीक है, ये विधियां थी मुख्य रूप से किसकी, पृष्ठीय या खुली सिंचाई विधियां। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें, सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किसमें होगी, प्रवाह विधि या फ्लड विधि में। सबसे ज्यादा पोषक तत्व व जल की हानि किसमें होगी, प्रवाह विधि में। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खुली सिंचाई विधि है प्रवाह विधि। चारागाह के लिए उपयुक्त है सीमांत पट्टी विधि। ऑन ऑफ मोड पर सर्ज विधि। गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, अगर खुली सिंचाई विधियों की बात करें तो गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि है क्यारी विधि। पृष्ठीय सिंचाई विधियों में सर्वाधिक प्रचलित भी है क्यारी विधि या चेक बेसिन। जिन फसलों की बुआई मेड या कुंड में की जाती है उसके लिए उपयुक्त विधि है नाली या ट्रेंच विधि। और इस विधि में खुली सिंचाई विधियों की बात करें तो लवण सारीय मृदाएं कौन सी विधि में विकसित होती हैं, नाली या ट्रेंच विधि में। थाला विधि व वलय विधि दोनों ही फलदार पौधों की सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन आधुनिक व थाला विधि से उत्तम विधि किसको माना जाएगा, वलय या अंगूठी विधि को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दूसरा है अधोपृष्ठीय या भूमिगत सिंचाई विधियां। अब देखिए, दूसरी सिंचाई की विधि है भूमिगत या अधोपृष्ठीय विधियां। देखिए, इसमें जैसे तीन विधियां काम में लेते हैं, छिद्रयुक्त प्लास्टिक के पाइपों के द्वारा, ठीक है, दूसरा है छिद्रयुक्त नालियों के द्वारा, और तीसरी है घड़ा या मटका विधि। अब देखिए, भूमिगत या अधोपृष्ठीय विधियां, इसमें यह विधि मुख्य रूप से वहां अपनाई जाती है जहां वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और सिंचाई के साधन कम उपलब्ध होते हैं। इसलिए पौधे के जड़ क्षेत्र में ही डायरेक्ट या सीधा क्या दिया जाता है, जल, जिससे कि वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि न हो। अब जैसे छिद्रयुक्त प्लास्टिक के पाइप या छिद्रयुक्त टाइल्स की नालियां, ये भूमिगत तौर से लगाई जाती हैं, जिससे कि और फिर पाइप या नालियों के माध्यम से जल छोड़ा जाता है और सूक्ष्म रंध्रों के माध्यम से वह जल फिर भूमि में प्रवेश करेगा या पौधे के जड़ क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जिससे कि वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि बिल्कुल न के बराबर हो। जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है या वाष्पीकरण की दर अधिक होती है वहां पर सिंचाई हेतु जल सीधा काम पहुंचा दिया जाता है जड़ क्षेत्र में। तो ये भूमिगत सिंचाई विधियां हो गई पहली व दूसरी। तीसरी है जैसे घड़ा या मटका विधि, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। यह विधि भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है और रेगिस्तानी क्षेत्रों की रेतीली मृदा में फल वृक्षों की सिंचाई हेतु यह विधि अपनाई जाती है या काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो छिद्रयुक्त मटका या घड़ा होता है उसको पौधे के जड़ क्षेत्र में रख दिया जाता है, जिससे बूंद बूंद रूप से जल की फल वृक्ष को पूर्ति होती रहती है। ठीक है, उसके बाद में फुहारा विधि। फुहारा विधि या स्प्रिंकलर विधि, देखिए फुहारा विधि की बात करें चाहे बूंद बूंद सिंचाई की बात करें, दोनों ही कहाँ से लाई गई हैं, इजराइल से, और इनका जनक भी है सिमका बलास। फुहारा विधि का भी और बूंद बूंद सिंचाई विधि का भी।
देखिए सिंचाई की विधियों में सबसे अधिक प्रचलित विधि है फुहारा सिंचाई विधि। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा फुहारा सिंचाई विधि कौन से राज्य में अपनाई जाती है? महाराष्ट्र में। और अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ? झुंझुनू जिला। फुहारा सिंचाई में सबसे अव्वल जिला कौन सा है? झुंझुनू। और ड्रिप इरिगेशन में सबसे अव्वल जिला है जयपुर। यह सभी प्रकार की मृदाओं हेतु उपयुक्त व सभी प्रकार की फसलों की सिंचाई हेतु उपयुक्त मानी जाती है। विशेषतः अगर बात करें तो काली मृदा में फुहारा सिंचाई विधि कम उपयुक्त होती है। और फसलों की, विभिन्न फसलों की बात करें तो इसमें धान व जूट के लिए यह विधि कम उपयुक्त है, क्योंकि धान व जूट इनमें प्रवाह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये इसका अपवाद है और ये फसलों का अपवाद है। यह विधि देखिए मोस्टली कहाँ पर अपनाई जाती है? ढलान वाले क्षेत्रों में भी इससे सिंचाई कर सकते हैं, या उबड़ खाबड़ क्षेत्रों हेतु क्या मानी जाती है? ये उपयुक्त है। अधिक पीएच वाले क्षेत्रों के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यही भी इंपॉर्टेंट बात है, लवणों को हटाने में सहायक होती है। यह विधि लवणों को हटाने में सहायक होती है। कैसे? कि जैसे वाष्पीकरण के माध्यम से जब लवण वाष्पीकरण के रूप में जब जल यानी कि वाष्पीकरण की विधि के द्वारा जब जल वाष्पित हो जाता है तो भूमि की ऊपरी सतह पर क्या छोड़ जाता है? लवण, या लवण एकत्रित हो जाते हैं। उन एकत्रित लवणों को जब फुहारा सिंचाई के तौर पर या फुहारा विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है तो वह लवण जल के साथ घुलकर कहाँ पहुँच जाते हैं? निचली सतह में। इसलिए यह अधिक पीएच वाले क्षेत्रों या लवणों को हटाने में क्या होती है? सहायक। ठीक है, क्योंकि भूमि की ऊपरी सतह पर समान रूप से क्या होता है? जल का प्रवेश। फिर देखिए फुहारा सिंचाई के साथ उर्वरकों का जो उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन, यानी कि फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। और अगर वीडिसाइड या हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो उसको बोलेंगे वीडिगेशन व हर्बिगेशन। अब है देखिए फुहारा सेट का महत्वपूर्ण भाग होता है नोजल। फुहारा सेट का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? नोजल। और इसे फुहारा सेट का हृदय भी कहा जाता है। फुहारा सेट का हृदय कौन से भाग को बोलेंगे? नोजल। और यह नोजल 2.5 से लेकर 3 फीट ऊंचाई के राइजर पर लगा होता है। जो लोहे के पाइप होते हैं 2.5 से 3 फीट ऊंचाई के, उनको क्या बोलते हैं? राइजर। और राइजर के केंद्रीय भाग में क्या लगा होता है? नोजल, जिसे फुहारा सेट का क्या कहते हैं? हृदय। यह जो नोजल है वह इसमें से जो जल का निकास होता है, तो जो जल की जो छोटी छोटी बूंद जल के निकास के समय जल को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन करने का कार्य करता है, और जल को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं ओटोमाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओटोमाइजेशन। और ये ओटोमाइजेशन की प्रक्रिया 15 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो उससे क्या हो जाती है? प्रभावित। ठीक है, फिर देखिए फुहारा पाइप, फुहारा सेट में जो हम पाइप काम में लेते हैं उस पाइप की लंबाई होती है 6 मीटर। ये एक बार जेट में पूछा गया क्वेश्चन है। फुहारा सेट पाइप की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। 6 मीटर का तात्पर्य है 20 फीट से। कितना हो गया? 20 फीट लंबाई। और 2 पंक्तियों के मध्य अगर दूरी की बात करें, फुहारा सेट की 2 पंक्तियों के मध्य तो वो होती है 12 मीटर या 40 फीट। फिर देखिए सतह सिंचाई विधियों की तुलना में, धरातलीय या सतह सिंचाई विधियों की तुलना में 25 से 50% एक तो किसकी बचत होगी? जल की। ठीक है, किसकी तुलना में? सतह सिंचाई विधियों की तुलना में। ठीक है, जैसे बाढ़ करत है, क्यारी विधि है, इनकी तुलना में 25 से 50% जल की बचत होगी। कौन सी विधि में? फुहारा विधि में या स्प्रिंकलर विधि में। फिर सतह सिंचाई विधियों की तुलना में इसकी जल उपयोग दक्षता 50 से 70% अधिक होगी। खुली सिंचाई विधियां होती हैं, जैसे एग्जाम्पल बाढ़ करत विधि की तुलना करें तो उससे 50 से 70% अधिक जल उपयोग दक्षता होती है। यानी कि एक ही समय में अगर बाढ़ करत विधि से हम किसी क्षेत्र में सिंचाई करेंगे और एक में अगर फुहारा विधि से, तो अधिक क्षेत्रफल में कौन सी विधि के द्वारा सिंचाई हो सकेगी? फुहारा विधि से। यानी कि 50 से 70% अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है। फुहारा पाइप में जो पानी का दबाव होता है वो होता है 2.5 से लेकर 4.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर। और 1 घंटे में एक नोजल से या एक फुहारा से जल का निकास होता है 1000 लीटर प्रति घंटा के अनुसार। यानी एक नोजल 1 घंटे में कितने पानी का निकास करेगा? 1000 लीटर प्रति घंटा। एक जैसे फुहारा सिंचाई पद्धति की बात करें तो यह सरसों की फसल में फूल आते समय,
सरसों की फसल में फूल आते समय फुहारा सिंचाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूलों को झाड़ने के कारण से उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो फुहारा सिंचाई विधि व बूंद बूंद सिंचाई विधि दोनों ही कौन से देश से लाई गई है, इजराइल से, और इसका जनक भी क्या है, सिबका विलास, और ड्रिप इरिगेशन का जनक भी है सिबका विलास। ठीक है, लवण सारी मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाएगी, फुहारा सिंचाई विधि, या अधिक पीएच वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि, फुहारा सिंचाई विधि। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है, फुहारा सिंचाई विधि। और खुली सिंचाई विधियों की तुलना में, जैसे क्यारी विधि है, बाढ़ग्रस्त विधि है, जैसे सीमांत पट्टी विधि है, उनकी तुलना में अधिक जल बचत वाली विधि कौन सी है, फुहारा सिंचाई विधि। और फुहारा से भी अधिक जल बचत वाली है ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि। ठीक है, उससे आगे है बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन विधि। चौथी विधि है बूंद बूंद या ड्रिप इरिगेशन विधि। देखिए इस विधि की बात करें तो यह इजराइल से लाई गई है। ठीक है, और इसका जनक भी कौन है, सिबका विलास। बूंद बूंद विधि का, रैन गैन का और फुहारा विधि, तीनों का जनक कौन है, सिबका विलास, और ये इजराइल से लाई गई हैं तीनों विधियां। जल बचत की जो भी विधियां हैं वो इजराइल से लाई गई हैं। फिर ये देखिए, यह उन क्षेत्रों हेतु वरदान है जहां पानी का अभाव है व मृदा में लवणों की समस्या है, वहां पर कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, ड्रिप इरिगेशन। लेकिन वरदान कहाँ के लिए, जहां पर पानी का अभाव भी है व लवणों की समस्या है। वैसे तो सभी क्षेत्रों के लिए जल बचत के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है, बूंद बूंद। इस प्रणाली में क्या होता है कि बूंद बूंद जल सीधा जड़ क्षेत्र में दिया जाता है, जिससे कि वाष्पीकरण के रूप में कि मृदा की ऊपरी सतह से जल सूर्य के प्रकाश के कारण से अधिक टेम्परेचर से किस में बदल जाता है, वाष्प के रूप में। तो वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि क्या होती है, कम, क्योंकि सीधा जल कहाँ दिया जाएगा, जड़ क्षेत्र में। तो वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि बिल्कुल कम, इसलिए जल बचत वाली विधि है ये। यह विधि फल वृक्षों सबसे ज्यादा किन किन में अपनाई जाती है, जैसे फल वृक्षों में, सब्जियों में, मसाले वाली फसलों, गन्ना, कपास आदि के लिए उपयोगी मानी जाती है। यानी कि अधिक सघन रूप से जो फसलें बोई जाती हैं उनके लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, वहाँ पर फुहारा सिंचाई विधि उपयुक्त रहती है, या जैसे क्यारी विधि उपयुक्त रहती है। लेकिन जैसे फल वृक्षों की बात करें, सब्जियों की बात करें, मसाले वाली फसलों की बात करें, और फसलों में जैसे गन्ना, कपास आदि के लिए यह अधिक उपयोगी है। सर्वाधिक जल बचत वाली विधि है। जो भी सिंचाई की विधियां हैं, हमने जो भी कंप्लीट सिंचाई की विधियां पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा जल बचत वाली विधि कौन सी है, ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि या टपका विधि या ट्रिकल मेथड, सभी इसी के नाम है। सतह सिंचाई की तुलना में, सतह सिंचाई की विधियों की तुलना में कितने जल की बचत होती है इससे, 50 से 70%। और फुहारा सिंचाई विधि में कितनी हो रही थी, 25 से 50% जल की बचत। जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज इफिशिएंसी, ये मानो इसकी जल उपयोग दक्षता भी सतह विधियों की तुलना में कितनी अधिक होती है, 80 से 90%। कितनी, 80 से 90%। और फुहारा सिंचाई विधि में यह जल उपयोग दक्षता आती है 50 से 70%। कि सतह की तुलना में अधिक जल उपयोग दक्षता फुहारा की तुलना में सबसे ज्यादा किसकी हो गई, बूंद बूंद या ड्रिप इरिगेशन विधि की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक हो गई। इसकी उर्वरक उपयोग दक्षता भी अधिक होती है, सतह की तुलना में 60% अधिक होती है। और फसलोत्पादन की बात करें तो इससे 20 से 40% उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में देखिए, इसमें बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल निकास के लिए बारीक सूक्ष्म संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, इमिटर्स या ट्रिकल, जहां से जल बूंद बूंद रूप में कहां दिया जाता है, सीधा जड़ों में, या जल का निकास होता है। अगर एक ट्रिकल की बात करें या इमिटर्स की बात करें तो 1 घंटे में 1 से लेकर 8 लीटर जल का क्या हो सकता है, निकास। यानी कि इसकी जल निकास की दर होगी 1 से 8 लीटर प्रति घंटा की दर से। अब देखिए ड्रिप सिस्टम होता है या ड्रिप सिंचाई में जो दाब होता है वो कितना होता है, 1.5 से लेकर 2.5 kg प्रति सेमी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए टाइफून यह भी एक सिंचाई की पद्धति है। टाइफून बूंद बूंद सिंचाई का क्या है, एक रूपांतरण, और ये मुख्य रूप से कहाँ अपनाई जाती है टाइफून, महाराष्ट्र क्षेत्र में गन्ने की सिंचाई हेतु। महाराष्ट्र क्षेत्र में गन्ने की सिंचाई हेतु जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति काम में ली जाती है,
उसे क्या बोलते हैं, टाइफून, जो कि किसका रूपांतरण है, ये बूंद बूंद सिंचाई का रूपांतरण। ठीक है, तो महाराष्ट्र में गन्ने की सिंचाई हेतु काम में ली जाने वाली जल बचत वाली विधि है टाइफून। फिर देखिए रेनगन, रेनगन विधि यानी कि एक बड़ा फुहारा होता है जो कि अधिक भारी होता है, वह अधिक क्षेत्रफल में जल का निकास करता है। यह विधि भी इजराइल से लाई गई है और इसका जनक भी कौन है, सिमका बलास। और इसमें संयंत्र का जो दाब होता है 3.5 से लेकर 5 kg प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फुहारा सिंचाई विधि में होता है 2.5 से लेके 4.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर, और इसमें 3.5 से लेके 5 kg, फुहारा से भी ज़्यादा होता है इसमें, क्यों, अधिक क्षेत्रफल में मार करता है ये। फिर देखिए जल उपयोग दक्षता, अगर किसी भी क्षेत्र की जल उपयोग दक्षता निकालते हैं तो उसको मुख्य रूप से मापने के लिए जैसे 10,000 लीटर प्रति हेक्टेयर या 10,000 पानी फसल उत्पादन क्षमता को दर्शाएगा। तो ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा गया, कितने जल के द्वारा दर्शाया जाता है, 10,000 लीटर के द्वारा। ठीक है, ये टॉपिक था आपका सिंचाई की विधियों के बारे में। थैंक यू।